हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मैं आप सबका आशा इन्फॉर्म यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो आज मैं आई हूं एक न्यू वीडियो के साथ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो आज मैं बताने वाली हूं इंडियंस फॉरेन पॉलिसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसके बिल्कुल मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का हिंदी में मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भारत की विदेश नीति। अब भारत की विदेश नीति का मतलब है यह नीति भारत के राष्ट्र हितों, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के आधारभूत वर्णनात्मक तथ्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसमें मैंने आपको पहले थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो, आप कोई सा भी आंसर करेंगे तो आपको सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखनी है, फिर तथ्य के बारे में बताना है, फिर उसका निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति होती क्या है। विदेश नीति का मतलब होता है किसी देश द्वारा दूसरे देशों के साथ संबंधों को बनाने और निभाने की योजना। भारत की विदेश नीति शांति, सहयोग, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, अब इसके तथ्य के बारे में आपको थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, मैं पॉइंट्स बता दूंगी, आप लोग खुद लिख लेना। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया गुट निरपेक्षता। इसमें ये हो गया कि जब शीत युद्ध के समय में लड़ाई होती है तो भारत अमेरिका और रूस में शामिल नहीं होता है। वो क्या करता है, स्वतंत्र नीति अपनाता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया विश्व शांति का समर्थन। अब इसमें क्या है, भारत हमेशा अहिंसा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका हो गया स्वतंत्र निर्णय। भारत किसी देश के दबाव में नहीं आता है, वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसला करता है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको निष्कर्ष में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आप बना के लिखना। भारत की विदेश नीति संतुलन, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र रही है। इसका उद्देश्य है दुनिया में शांति बनाए रखना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और सहयोग से विकास करना। ठीक है, इसका निष्कर्ष हो गया। आप अगर इसी की तरीके से अपना आंसर बना के लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हिंदी शीत युद्ध और शीत युद्ध के बाद के युग में भारत, रूस और भारत अमेरिका के बीच के संबंध को बताना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, भारत की विदेश नीति में शीत युद्ध के समय और बाद और उसके बाद दोनों समयों में भारत, रूस और भारत अमेरिका के संबंधों में बहुत ज़्यादा अंतर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है इन दोनों के बीच में। तो पहले बात करेंगे शीत युद्ध के समय, जब शीत युद्ध का समय चल रहा था 1947 से 1991 के बीच में। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे किसकी, भारत रूस की, फिर उसके बाद बात करेंगे हम भारत अमेरिका की। तो पहले हम बात करने वाले हैं 1947 1991 के बीच में जो भारत रूस का संबंध चल रहा था। तो पहला पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं बना के, भारत और रूस तब का सोवियत संघ बहुत करीबी दोस्त थे। सोवियत संघ ने भारत को भारी उद्योग, स्टील प्लांट और विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में बहुत मदद की है। दोनों ने 1955 में कई समझौते किए, जैसे व्यापार, रक्षा, विज्ञान और अंतरिक्ष में सहयोग। देखो, जब पाकिस्तान का और किसका, भारत का युद्ध होता है ना, तो सोवियत संघ ने भारत की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, है ना, उनका समर्थन किया था। अब देखते हैं अमेरिका का। इस दौर में भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण थे। अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता था, जिससे भारत को आपत्ति थी। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति अमेरिका को ज़्यादा पसंद नहीं थी। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि शीत युद्ध के बाद यानी 1991 के बाद की बात करते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध था। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, भारत रूस की। तो भारत रूस का संबंध बताएंगे कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं। अब सोवियत संघ के टूटने के बाद भारत और रूस के संबंध बहुत मजबूत बन गए थे। रूस भारत को अब भी हथियार, मिसाइल और तकनीकी सप्लाई करता था। दोनों देशों के बीच रणनीति साझेदारी बन गई थी। अब क्या था, दोनों में जो भी तनाव थे ये सब खत्म हो गया था। अब इनका संबंध बहुत अच्छा हो गया था, पहले से कोई भी मतभेद नहीं थी। अब हम देखते हैं भारत अमेरिका की, इसमें क्या इनके बीच में क्या संबंध था। अब भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध था ना, बहुत तेज़ी से बेहतर हो गया। अमेरिका ने भारत को परमाणु समझौता दिया, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु बाजार में एंट्री मिली। ठीक है, अब इसमें यह है पॉइंट, आज भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में गहरा सहयोग मिला है। तो अब क्या है कि जैसे अभी दोनों के बीच में जितने भी मतलब संबंध है अब अच्छे हो गए हैं।
तब अभी सबसे पहले बात करते हैं हम भारत और अमेरिका की, है ना। अब देखो क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो अच्छे हो गए, तो इससे क्या है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें पता चलता है, हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है ना। तो ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, निष्कर्ष लिखना मत भूलना किसी भी आंसर का। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के उभरते वैश्विक सुरक्षा मुद्दों ने किस प्रकार भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित किया, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इसमें हम मतलब मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें क्या है। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और चीन का बढ़ता प्रभाव, इस मुद्दे पर भारत ने और अमेरिका के बीच में मतलब क्या है, इस मुद्दे भारत और अमेरिका को करीब किया। अभी जो भी प्रॉब्लम्स इन लोगों की वजह से हुई है, आतंकवाद जो हुए, साइबर सुरक्षा आई, तो इससे क्या हुआ, अमेरिका और भारत में क्या हुआ, संबंध इनका अच्छा हो गया, है ना। अभी इन दोनों में कोई मतभेद नहीं है, तो इनमें क्या हो गया, करीब और हो गए ये लोग आपस में। अमेरिका भारत को रणनीतिकी साझेदारी मानता है। दोनों देश रक्षा, तकनीकी और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूज मत होना। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हिंदी विकास यूरोपियन संघ और शंघाई सहयोग संगठन बहुद्वीपीय दुनिया के भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समझाइए। तो इसका मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, बिर्किस का मतलब क्या होता है ना। बिर्किस में क्या होता है, भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर काम करने का मौका देता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूरोपियन संघ भारत को यूरोपियन संघ देशों के साथ व्यापार, शिक्षा, तकनीकी और पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग करने का मौका मिलता है। अब थर्ड हमारा ये हो गया शंघाई सहयोग संगठन। इसमें है भारत को एशिया के देश, खासकर मध्य एशिया के साथ सुरक्षा, आतंकवाद रोकने और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने का मौका मिलता है। कुल मिला के इसमें ये बात हो रही है कि संगठन भारत को दुनिया में अपनी जगह मजबूत करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही है, सिंपल सा, आप कुछ हार्ड नहीं है इसमें, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख देना। अब देखते हैं फोर्थ का हमारा क्या है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ भारत की विदेशी नीति और चुनौतियों और संभावनाओं की चर्चा करें। तो इसमें क्या बताना है आपको, चुनौतियाँ बतानी है और संभावनाएं बतानी है कि इसमें क्या क्या है ना। तो चुनौतियों में मैं आपको एक दो पॉइंट बता देती हूँ। पाकिस्तान के साथ सीमा और आतंकवाद की समस्या होती है। चीन का पड़ोसी देशों से बढ़ता अवसर, है ना। अब इसमें क्या है, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश के साथ कुछ समय पर पैदा होने वाले विवाद। अब इसमें मैंने आपको बता दिया इसकी चुनौतियाँ क्या है, संभावनाएं क्या हो सकती हैं इसकी, व्यापार और अब इसमें संभावनाएं क्या क्या होती हैं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते मजबूत करने का मौका होता है इसमें, व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी मौका मिलता है इसमें, क्षेत्र में शांति और सहयोग बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त होता है। कुल मिला के इसमें बात ये हो रही है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर क्षेत्र में शांति और विकास चाहता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसका भी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, क्या होता है ये, गुटनिरपेक्षता का मतलब है किसी भी ताकतवर देश से गुट जैसे अमेरिका या रूस का हिस्सा ना मानकर स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति अपनाना। ठीक है, अब इसमें क्या है, भारत ने आज़ादी के बाद यह नीति अपनाई थी कि ताकि वह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर खुद फैसले ले सके। तो इसमें यही है, मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है, कि आप इसकी प्रासंगिकता कैसे कर सकते हैं। और स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करना है इसमें, वैश्विक शक्ति संतुलन, विकासशील देशों में आवाज़ उठाना। ठीक है, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। 7 क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी से वर्तमान समय तक भारतीय विदेश नीति के बदलते स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ। आज़ादी के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। 1991 के बाद वैश्वीकरण के साथ भारत ने अर्थव्यवस्था को खोला और नए रिश्ते बनाए। अब भारत ने क्या किया, सुरक्षा, तकनीकी और पर्यावरण जैसे मुद्दे पर भी ध्यान दिया है। ठीक है, इसमें आप ऐसे थोड़े बहुत बना के लिख देना, आंसर के नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 8 क्वेश्चन क्या है।
दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति की चुनौतियों एवं संभावनाओं की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। इसमें क्या बताना है आपको? चुनौतियाँ बतानी है और संभावनाएं बतानी है। तो चलिए देखते हैं एक बार, इसका मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर। पहले इसकी चुनौतियाँ देखते हैं हम, फिर संभावनाओं की बात करेंगे। तो चुनौतियाँ इसकी क्या हो सकती हैं? पाकिस्तान की नीति में बदलाव नहीं हो रहा है। चीन की मौजूदगी भारत के प्रभाव को चुनौती देती है। भारत पर आरोप लगते हैं कि वह बड़ा भाई बनना चाहता है। ठीक है, ये सब इसमें मतलब आप चुनौतियों में लिख सकते हैं। अब क्या संभावनाएं देख लेते हैं हम। क्षेत्रीय शांति और व्यापार में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब इसमें क्या है? भारत का लोकतांत्रिक मॉडल बाकी देशों के लिए प्रेरणा हो सकती है। ठीक है, ये इसकी संभावनाएं हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं बताया, किसी किसी में बता दिया। चलो मैं इसमें भी बता देती हूँ कि निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। भारत को संतुलित और सहयोगात्मक नीति अपनानी होगी, जिससे वह प्रभावी रूप से दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास का केंद्र बना सके। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा 9 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट। तो 9 क्वेश्चन में क्या पूछा है? सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत रूस संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है? 1991 में सोवियत संघ टूट गया और उसकी जगह रूस एक स्वतंत्र देश बन गया। इसके बाद भारत और रूस के रिश्तों में कुछ बदलाव आए। अब मैं बता सकती हूँ इसमें क्या क्या बदलाव है। नई रूस नई प्राथमिकताएं। अब इसमें क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं रूस ने अमेरिका को यूरोप के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं व्यापार और रक्षा की समस्या। सोवियत संघ के समय जो समझौते थे वे खत्म हो गए, नए नए समझौते मतलब अब आने लग गए थे। अब मूल्य निर्धारण। रूस ने अपने हथियारों और तकनीकों की कीमत बढ़ा दी थी, जिससे भारत को दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। रूस और चीन की नज़दीकी। रूस और चीन के रिश्ते मजबूत हो गए, जिससे भारत को चिंता बढ़ गई। ठीक है, तो ये सब आप जो भी प्रॉब्लम्स आई थी सोवियत संघ के विघटन के बाद, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारा 10 क्वेश्चन क्या है। 10 क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत के पक्षों पर आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों पर संतुलित और जिम्मेदार नज़रिया अपनाया है। भारत मानता है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो और भी देश हैं वहाँ पे क्या होता है कि इसका नुकसान करते हैं पर्यावरण का। तो भारत कहता है कि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि मतलब क्या होता है पर्यावरण और अच्छा हो जाए। क्या करना चाहिए? हरित ऊर्जा पर जोर देना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा और विकास में संतुलन बनाए रखना चाहिए, जलवायु समझौतों पर समर्थन करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें करनी चाहिए। अब इसका आलोचनात्मक में आप ये लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट मैं आपको ये बताती हूँ, भारत में अभी भी प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। कार्बन उत्सर्जन कम करने की गति धीमी है। कई योजनाएं सही से लागू नहीं हो रही हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि देखो अभी भी यहाँ पे कितना पॉल्यूशन है, कितना धुआं रहता है, कितनी वॉइस रहती है। ये सब चीज़ें आप इसमें बना के लिख सकते हैं। अब इसके निष्कर्ष में आप ऐसे बना के लिख देना, भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। भारत को विकास और पर्यावरण के बीच सही संतुलन बनाना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, आप अपनी तरफ से बना के लिख देना। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 11 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ठीक है, आपको ऐसी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इसमें से कोई दो करने हैं। तो पहला है हमारा जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत की भूमिका। यहाँ पे वातावरण होगा। ठीक है, इसके आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, भारत कहता है कि विकसित देशों को ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब वहाँ पे क्या होता है कि जलवायु बहुत मतलब गंदा रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं वातावरण में। तो इसमें क्या है, भारत जलवायु सुधार के लिए नवीनीकृत ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ। सेकंड पॉइंट है हमारा भारत की परमाणु का आर्थिक नीति। इसका है भारत की परमाणु नीति को फर्स्ट यूज नो फर्स्ट यूज इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका कहना है कि पहले हमला नहीं करना है। मतलब भारत कहता है कि पहले हमला नहीं करना है। तो आप इसमें ऐसे लिख देना कि
भारत की परमाणु नीति हमारी ये है कि नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब है कि पहले हमला नहीं करना है। भारत ने परमाणु परीक्षण के बाद भी अपनी नीति को शांति बनाए रखी है। भारत की आर्थिक नीति 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के साथ बदली। अब भारत विदेश निवेश को बढ़ावा देता है और तेज आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा प्रशांत और भारतीय संकट। तो इसको भी मैं शॉर्ट में बता। प्रशांत और भारतीय संकट महासागर क्षेत्र के चीन की बड़ी सैन्य गतिविधियों से भारत को खतरा महसूस होता है। भारत इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी मजबूत कर रहा है। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के समूह में शामिल है ताकि इस क्षेत्र में संतुलन बना रहे। इस क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हमारा लास्ट का पॉइंट है कूटनिरपेक्षता। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है ऊपर, तो एक बार वहाँ पे भी आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ। कूटनिरपेक्षता आंदोलन 1961 में शुरू हुआ, जिसमें भारत एक मुख्य नेता था। इसका मकसद था कि शीत युद्ध में अमेरिका या सोवियत संघ के बीच मतलब के किसी गुट का हिस्सा ना बन जाए। देखो, इसमें साफ मतलब ये है कि जब युद्ध हो रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तो इसका ये था कि गुट का हिस्सा ना बन जाइए। भारत ने हमेशा स्वतंत्र रहने की नीति अपनाई थी। ठीक है, आज भी भारत कूटनिरपेक्षता का समर्थन करता है, लेकिन अब इसकी प्रासंगिकता थोड़ी कम हो गई है। तो क्या था कि सब मतलब जब लड़ाई हो रही थी तो भारत ने क्या किया था, उसने क्या किया था मतलब उन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र नीति अपनाई थी, है ना। अमेरिका के साथ शामिल नहीं हुए थे वे। तो मैंने ये आपको पहले ही बता रखा है, एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, कॉलेज के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप सब वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।